सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, कैसे हो और आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हमारा 11th बायोलॉजी का सेशन और हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ भी लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपने मुझसे भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अवर 14th चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, आज से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आने वाले कुछ 3 से 4 या 5 लेक्चर्स में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। अभी मुझे नहीं पता कितने लेक्चर्स लगने वाले, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, चलेगा। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जाके प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करना JR ट्यूटोरियल्स और आपको सबसे ऊपर में एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर बहुत सारे फ्री कोर्सेज, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी आ चुके हैं। ठीक है, एक पेड कोर्सेज भी आया हुआ है, फिर बहुत सारे MCQs, बहुत सारे नोट्स, ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है उस एप्लीकेशन पे, तो जरूर से डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे पूरे सेशन के थ्रू तो आप डायरेक्टली आकर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझे मैसेज करते हैं, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी देते हैं। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का भी तरीका पसंद आता है तो आप वहां पे आके मुझे बता सकते हैं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, या फिर अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है तो भी आप आके इस इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस लेसन। देखो, ये लेसन बहुत ही ज्यादा मजेदार है और बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है। ठीक है, बस इसको जैसी जैसी मैं चीजें आपको बताते जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को समझते जाना है और उसको राइट डाउन करते जाना, लिखते जाना चीजें। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। हर एक चीज आपको समझ में आएगी ह्यूमन न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है? नॉर्मल सा ह्यूमन न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है कि देखो, जनरली हमारे बॉडी के अंदर हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं भैया? क्योंकि भैया हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला देखो एक लेसन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था भैया? मैंने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था और उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर करके उसके अंदर मैंने क्या निकाला था? ATP निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है ना, इसलिए हम लोग थोड़ी सी इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस स्टेट पे हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा डीपली घुसेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलो, सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेसन में, रेस्पिरेशन वाले लेसन में हम लोग ने पढ़ा था कि मेरे पास आता है ग्लूकोज। ठीक है, मेरे पास क्या आता है? ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज रिएक्ट करता है किससे? ठीक है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सही है, ऑक्सीजन से जो भी रिएक्ट करता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सही है, अभी भी पढ़ रहे होगे। सही है, तो जब भी आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, यहां से कुछ फॉर्म ऑफ ATP मिलती है। ठीक है, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ATP केमिकल फॉर्म में मिलती है। सही बात है। जैसे अभी तुम्हारे घर पे अगर फॉर एग्जांपल तुमको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो तुम लोग क्या करोगे? लकड़ी जला दोगे। ठीक है, लकड़ी जलाओगे तो उसके अंदर से क्या होगा? उसका बर्निंग होगा ना। देखो, बर्निंग कभी भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। सही है, बर्निंग हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो कभी भी कोई चीज को अगर आप बर्न करोगे, ठीक है, कोई भी कार्बन सोर्स को अगर आप बर्न करोगे तो उसके अंदर से एक लाइट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। लाइट एनर्जी मतलब क्या? वो जो आग जल रही है, लाइट एनर्जी भी है और उसके अंदर हीट एनर्जी भी है। साथ ही साथ वहां से CO2 गैस का कंबशन भी होता है। तो यहां पे भी देखो, एनर्जी तो निकलेगी, लेकिन यहां पे लाइट एनर्जी के फॉर्म में नहीं निकलेगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में चीजें नहीं निकलेंगी। यहां पे एक केमिकल फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और साथ ही साथ आपका जो आपकी वेस्ट गैस है दैट इज CO2, वो भी यहां से इवॉल्व हो जाती है। सही बात है, ये हम लोग ने पढ़ा है। तो भैया इस ATP को बनाने के लिए ये ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही है, ये ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये हमको कहां से मिलेगा? ये हमको मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, ये हमको कहां से मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डीप में स्टडी करते हैं। चलेगा? यहां तक समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, चीज समझ में आ रही है ना? तो चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है जो बहुत ही ज्यादा उदास है। ठीक है, क्यों उदास है भैया? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको ऑक्सीजन देने के लिए कौन आता है भैया? पूरे बॉडी में कौन सर्कुलेट होता रहता है? ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में कंसिडर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यहां से एक ब्लड आया। सही है, यहां से क्या आया? एक ब्लड आया। अब इस ब्लड के पास, ठीक है, इस ब्लड के पास ग्लूकोज भी होगा। ठीक है, और इसी ब्लड के पास ऑक्सीजन भी होगा। सही है, तो ये क्या करेगा? ये ब्लड इसको ग्लूकोज दे देगा और इसको ऑक्सीजन दे देगा, और वही प्रोसेस चलेगी, जो वही रिएक्शन चलेगी जो मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया। सही है, लेकिन इस ब्लड के पास ये ग्लूकोज आया कहां से? ठीक है, तो ये आता है सबसे पहले, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो हमारे बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा
ये मेरा स्टमक है, ठीक है, जैसा भी दिख रहा है अभी तुम लोगों में, अभी नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाया मैंने, तो दिस इज द स्टमक। अब स्टमक में आप क्या करते हो, ठीक है, स्टमक में मतलब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हो कि आप खाना खाते हो, ठीक है, जैसे ही आपने चीजें खाना खाई वो आपने क्या किया, सबसे पहले इंजेशन किया, ठीक है, इंजेशन। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी मिलेंगे आप लोगों को, मैं बताऊंगा हर एक चीज का मीनिंग बताऊंगा, तो अभी इतना समझो, इंजेशन, ठीक है, पहला वर्ड है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज को आप इनटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इनटेक, मतलब आपने खाना अंदर लिया, तो सबसे पहला आपने क्या किया, इंजेशन किया। फिर वो आपका खाना, ठीक है, ये आपका जो फूड है, ये फूड मटेरियल कहां से, आपके माउथ से, आपके माउथ से कहां पहुंच जाएगा, इस स्टमक में पहुंच जाएगा, ठीक है, कहां पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा। अब इस स्टमक के अंदर, ठीक है, इस स्टमक के अंदर क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है, क्या होता है, इस फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है। तो ये फूड मटेरियल क्या होगा, यहां पे डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन है, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, उन सबको क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा, इतना समझ लो, अलग कर देंगे हम लोग। तो जो अलग, जो अच्छी अच्छी चीजें, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको आपकी बॉडी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। इसी चीज को एसिमिलेशन भी कहते हैं, मतलब इसी चीज को पहुंचाना अलग अलग बॉडी तक, क्या होता है, एसिमिलेशन। और ये जो बचा हुआ, फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ ये व्हाइट कलर का आपका फूड आया था, ठीक है, और ये जो येलो कलर की चीजें हैं, ये आपका वेस्ट बच गया। मतलब देखो, जो आपका फूड है वो पूरा का पूरा 100% एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ पार्ट उसमें से एब्जॉर्ब हो गया और कुछ पार्ट क्या हो गया, उसमें से वेस्ट हो गया, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। तो वो आगे चल के क्या हो जाएगा, एनस के थ्रू, ठीक है, एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा फीकल मटेरियल के रूप में, ठीक है, पूप बोल लो, फीकल मटेरियल बोल लो, उस रूप में क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन आपका जो स्टमक है वो किसके अंदर डालेगा, ये एब्जॉर्प्शन वो डालता है, हमेशा याद रखना, ये एब्जॉर्ब किया हुआ फूड वो डालता है हमेशा इस ब्लड के अंदर, ठीक है, किसके अंदर डालता है, इस ब्लड के अंदर। मतलब ये जो फूड है ये किसके अंदर आ जाएगा, अब इस ब्लड के अंदर, मतलब इसके अंदर क्या आ गया, मेरा ग्लूकोज आ गया। तो फूड अपना जो ब्लड है उसको क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, तो यहां से ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ट्रैवल हो जाएगा और हर सेल्स तक क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पहुंच जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग को समझना है कि भैया ये ऑक्सीजन कहां से आई है। देखो ये जो चीजें है ना, ये मैं हर लेक्चर में समझाता रहता हूं, क्योंकि किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो कि ये सारी चीजें हम लोग कर क्यों रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आइडिया मिल सके। सही है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं हर बच्चे को। सही है, तो यहां पे आप लोग इतना समझ में आ गया कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कर रहा है, चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो आपका फूड मटेरियल है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद कहां भेज दे रहा है, उसको ब्लड वेसल में। अब ये ब्लड वेसल आपकी बॉडी के अंदर हर जगह फैली हुई है। ब्लड वेसल क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, वो थोड़ा सा भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी इतना समझ लो कि आपके जो सेल्स है, ठीक है, सॉरी सेल्स नहीं बोल रहा हूं, आपके जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, उसके पास क्या पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया। अब वो यहां से ट्रेवल कर करके किसके पास पहुंच जाएगा, सारे सेल्स के पास पहुंच जाएगा। सेल्स को वो क्या दे देगा, ग्लूकोज दे देगा। नेक्स्ट चीज क्या है कि भैया ऑक्सीजन कहां से है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन कहां से है हमारे पास, ठीक है। हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन वाले लेसन में पढ़ाया ऑलरेडी। तो फॉर एग्जांपल यहां पे कोई पर्सन का ये माउथ है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो यहां से इसका सबसे पहले नेजल चेंबर आता है। सही है, नेजल चेंबर आएगा, फिर नेजल चेंबर से यहां से क्या आएगा, फेरिंग्स, ठीक है, फिर फेरिंग्स के क्या क्या आएगा, यहां से ट्रैकिया, फिर ये ट्रैकिया आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये ट्रैकिया आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ब्रोंकाई, और फिर यहां से क्या हो जाएंगे, दो लंग्स। सही है, दो लंग्स आ जाएंगे। अब ये आपका जो ब्लड वेसल है, ठीक है, जो ब्लड वेसल है ये इन लंग्स के अंदर एंटर करता है, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल है क्या करेगा, इस लंग्स के अंदर एंटर करेगा, और ये लंग्स इसको क्या देंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, ये लंग्स इसको क्या देंगे, ऑक्सीजन। इस वाली रेस्पिरेशन को, ठीक है, इस वाली रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। जिस बच्चे ने मेरी रेस्पिरेशन वाली क्लास देखी है उसको पता होगा कि इस रेस्पिरेशन को, देखो रेस्पिरेशन टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सही है, तो इस रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सही है, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये क्या कर देगा, O2 को इसके अंदर डाल देगा, और इसके अंदर जो CO2 प्रेजेंट है वो कहां चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो ये O2 कहां जाएगा, घूमते घूमते वापस इस सेल के पास आ जाएगा। सही है, कहां आ जाएगा, वो वापस इस सेल के पास आ जाएगा। अब इस सेल को क्या मिल गया, ग्लूकोज, ठीक है, दूसरे कलर से लिखता हूं, ये कलर आपको नहीं दिखेगा अच्छे से। सो ग्लूकोज मिल गया, और क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब ये सेल रेडी है, और अब ये क्या बना देगा, ATP फॉर्म कर देगा प्लस CO2। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ये सारी चीजें। सही है, अब ये सेल खुश हो गया। सही है, क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझा देता हूं कि आखिरकार आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो चलो थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम भी समझ लो। देखो हमारा दिस इज द हार्ट, ठीक है। अगर मैं एक
ह्यूमन की बात करूं, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो हमारा जो हार्ट होता है वो टोटल 4 चेम्बर्ड होता है। ठीक है, किसका हार्ट, कितने चेंबर का हार्ट होता है हमारा? 4 चेंबर का हार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये किसी पर्सन का आप हार्ट स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेरा हार्ट स्टडी कर रहे हो, ठीक है, मेरा हार्ट आप लोग क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। सो ये मैं अपना हार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पे ये वाला जो पोर्शन होगा, देखो मैं आप लोग को 4 चेंबर बताता हूं। ये एक चेंबर, ये दूसरा चेंबर, यहां से एक चेंबर यहां होता है और यहां से एक चेंबर यहां होता है। समझ में आ रही बात? तो ये टोटल कितने चेंबर, 1 2 3 4, ये टोटल कितने चेंबर है? 4 चेंबर है। ठीक है, अब आप लोग मेरा हार्ट स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो अब मेरा जो ये वाला साइड है ये क्या हो जाएगा? इट इज अ लेफ्ट साइड। सही है, ये कौन सा साइड हो जाएगा? लेफ्ट नहीं होगा, सॉरी आप मेरा स्टडी कर रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा राइट साइड हो जाएगा। सही है, आप मेरे को देखो ना, आपका ये क्या है? लेफ्ट है, लेकिन मेरा क्या है? ये राइट है। तो जब आप मेरे हार्ट को स्टडी करोगे तो उस टाइम पे ये वाली जो साइड बन जाएगी, ये कौन सी साइड बन जाएगी? राइट साइड। सही है ना, क्योंकि आप मेरे हार्ट को स्टडी कर रहे हो। ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग मेरे हार्ट को स्टडी कर रहे हो, तो मैं तो आपके सामने खड़ा हूं ना, ठीक है, मैं तो ऐसे करके नहीं खड़ा हूं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। तो मेरा जो हार्ट, ये वाला हार्ट है, ये मेरा राइट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट साइड। ठीक है, मेरा ये राइट साइड है, आपका ये लेफ्ट है, क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हो। सही है, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो ये लेफ्ट साइड, ये हो क्या हो गया? राइट साइड। जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या है? ब्लड को रिसीव करने का, इनको हम लोग कहते हैं एट्रियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियम। और जो ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है, जो ब्लड को पंप करके दूसरी जगहों पे भेजते हैं, उनको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? दैट इज राइट एट्रियम। सही है, और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है? सही है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। सही बात है। अब हमारे बॉडी के अंदर मेनली 2 ब्लड वेसल नहीं, 3 ब्लड वेसल होती है। अब इतना समझ लो, 3 ब्लड वेसल होती है। एक होती है आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज, ठीक है, एक होती है वेन, और एक होती है कैपिलरी। एक होती है आर्टरीज, ठीक है, एक होती है आर्टरीज। आर्टरीज का स्पेलिंग मेरा गलत हो गया, चेक कर लेना सब लोग अपने हिसाब से। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, और एक होती है कैपिलरी। अब देखो, हमारे बॉडी में जो भी आर्टरीज होती है, ठीक है, हमेशा याद रखो, जो भी आर्टरीज होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या 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 होगा? ध्यान दो, आर्टरीज जो होती है हमेशा दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर इसको रहने दो, ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे समझा देता हूं, ऐसे समझा देता हूं, ये ब्लड वाला रहने दो। ठीक है, अब इतना समझ लो कि आर्टरीज का मतलब क्या। देखो, आर्टरीज, ए से आर्टरीज याद रखो और ए से अवे याद रखो। ठीक है, ए से आर्टरी याद रखो और ए से क्या याद रखो? अवे। अवे मतलब जो दूर जा रहा है, ठीक है, जो क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। तो जो भी चीज आपके हार्ट से दूर जाएगी, ठीक है, जो भी चीज आपके हार्ट से दूर जाएगी वो क्या है? आर्टरी है। और जो भी आपके तरफ आएगी, ठीक है, जो वापस ब्लड लेके आई, तो वी से वेन और वी से वापस, ऐसे याद रख लो। सही है, सो वी से वेन, वी से वापस, मतलब जो ब्लड आपके हार्ट की तरफ लेकर आएगा वो वेन हो जाएगा, और जो आपके हार्ट से दूर जाएगा, ठीक है, आपके हार्ट से क्या जाएगा? दूर जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आर्टरीज हो जाएंगे। सही है, ये बात सही है। तो यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे 2 बहुत ही बड़े बड़े वेन लगे होते हैं आपके हार्ट के अंदर। ठीक है, तो एक हार्ट का वेन आपके लोअर साइड से आता है, ठीक है, नीचे वाले बॉडी के साइड से आता है, और एक हार्ट का वेन कहां से आता है? आपके ऊपर साइड से आता है। ये बहुत ही बड़े बड़े वेन्स हैं। वेन्स का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी ब्लड आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन सबको हार्ट के पास लेके जाना। ठीक है, उन सबको कहां लेके जाना? हार्ट के पास लेके जाना। तो ये सारे के सारे वेन कहां पे ब्लड लेकर आ रहे हैं? हार्ट के पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन ये बहुत ही बड़े वेन है, तो इनको हम लोग वेना कावा कहते हैं। व्हाट वी कॉल दिस एज अ वेना कावा। तो जो ऊपर से लेके आ रहा है वो सुपीरियर वेना कावा, जो नीचे से लेके आ रहा है वो इंफीरियर वेना कावा। सही है, जो ऊपर से लेके आ रहा है वो सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से लेके आ रहा है वो इंफीरियर वेना कावा। सही है, तो समझ लो, अब आपके बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आ रहे हैं वो डीऑक्सीनेटेड है, तो उसको मैं चलो ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूं। जो ब्लू कलर से जो ब्लड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लड, जो मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सही है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो अब ये हार्ट के पास आया, ठीक है, ये आर्टरीज के अंदर आ गया, सॉरी एट्रियम के अंदर आ गया, एट्रियम के अंदर आ गया, राइट एट्रियम के अंदर आ गया। अब राइट एट्रियम के अंदर ये से कहां जाएगा भैया? ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? इसको पुश करेगा, इसको क्या करेगा? पचाक से पुश करेगा, तो यहां से निकलेगी,
यहां से ये जो ब्लड है ये यहां से निकल जाएगा और ये यहां से निकल के कहां चला जाएगा बच्चों, ये लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, कहां चला जाएगा, ये लंग्स के पास चला जाएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो एक्चुअल में लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं पता है, आपके जो दो लंग्स है ना उसके साइड में ही, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका लंग्स है, दिस इज द वन लंग, दिस इज द टू लंग। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है, कुछ ऐसे होता है लंग्स का स्ट्रक्चर। तो कुछ यहीं पे ही आपका हार्ट पड़ा होता है, यहीं पे आपका हार्ट पड़ा होता है। तो यहां से एक ये पाइप, ठीक है, एक यहां से पाइप और एक यहां से पाइप, दो पाइप से निकल जाती है यहां से। तो एक इस साइड चली जाती है और एक इस साइड चली जाती है। सही है, अब दो पाइप यहां से चले गई हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाएंगी। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाएंगी। सही है, और उनको रिसीव कौन करेगा, हमेशा रिसीव करने वाला कौन होता है, एट्रियम। ठीक है, तो एट्रियम को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल ये रेड कलर कहां से आ गया, इस रेड कलर वाला जो ब्लड है वो किसके पास आ गया, दैट इज लेफ्ट एट्रियम के पास। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको पुश करेगा, जिसकी वजह से यहां से, ठीक है, यहां से ये पूरे के पूरे बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहां से एक ब्लड वेसल बड़ी सी निकलेगी, ये कहां चली जाएगी, पूरे के पूरे बॉडी में। इसको एओर्टा कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एओर्टा। ये बहुत ही बड़ी आर्टरी है, इसको एओर्टा कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, अब ये एओर्टा आगे चल के ऐसे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसे हम लोग एट्रियम कहेंगे आगे चल के। ठीक है, अब देखो फॉर एन एग्जांपल, यहां पे कोई एक सेल है। ठीक है, यहां पे कोई एक क्या आ गया, सेल आ गया, या फिर कोई एक ऑर्गन आ गया। तो जब भी आपका जो आर्टरी है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जब भी आपका कोई आर्टरी एक सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, जब भी आपका आर्टरी एक सेल के अंदर एंटर करता है, देखो आर्टरी की वॉल बहुत ही ज्यादा थिक होती है, तो इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो यहां से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये यहां से निकाल नहीं पाएगा। तो ये क्या करते पता है, ये अपने आप को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ऐसे बहुत ही पतले पतले क्या करेंगे, ट्यूब्स में डिवाइड कर लेंगे। समझ में आ रही है बात, ये बहुत ही छोटे छोटे क्या करेंगे, ट्यूब्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इन छोटे छोटे ट्यूब्स की जो वॉल होती है वो बहुत ही पतली होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर से ऑक्सीजन और ग्लूकोज निकल पाएंगे। ठीक है, इन पतली पतली ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कैपिलरी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही बात। तो ये पतले पतले ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज जैसे ही अपना ऑक्सीजन दे देंगी, यहां से ये वापस क्या हो जाएंगी, डीऑक्सीनेटेड, और ये वेन बनके वापस किसके पास चली जाएंगी, आपके हार्ट के पास। तो ये नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर होता है, ये नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो देखो आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे जितने भी सिस्टम्स है, ठीक है, जितने भी सिस्टम्स है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सही है, हम लोग बोल सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, दोनों सिस्टम के साथ। ठीक है, दोनों सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। तभी तो वहां से ग्लूकोज और वहां से ऑक्सीजन लेके वो सेल्स तक पहुंच पा रहे हैं। सही है, तभी तो क्या कर पा रहे हैं, सेल्स आपके एनर्जी बना पा रहे हैं और आप सारे काम कर पा रहे हैं। देखो एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। सही है, कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ये पेन उठा भी नहीं पाओगे अगर आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं, जितने भी फंक्शन चल रहे हैं, वो सारे के सारे फंक्शन क्यों चल रहे हैं बच्चों, एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। किसके लिए चल रहे हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां पे समझ में आ गया। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ हार्ड वार्ट बनाया नहीं है, वहां पे मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। तो यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मिला आपको, ग्लूकोज मिला, और साथ ही साथ आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। और इन दोनों चीजों को, ठीक है, इन दोनों चीजों को हम लोग ने क्या किया, किसमें ट्रांसफर कर दिया, दैट इज सेल के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन होता है, इसको हम लोग सर्कुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, सर्कुलर नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये हम लोग ने ऑलरेडी बात कर रखी है हमारे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में। सही है, उसको जाके देखना, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, टीसीए साइकिल क्या होता है, वो हर एक चीज मैंने आप लोगों को वहां पे समझाई है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके जरूर से देख लेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो, अब हम लोग आ जाओ थोड़ा सा, अब देखो इस लेसन में हम लोग को बेसिकली इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इस लेसन में हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें हम लोग को लर्न करनी है। ठीक है, समझनी है। समझ में आ गया, ये बेसिक इंट्रोडक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपने स्लाइड पे, दैट इज अवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें मैं आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी चीजें हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये दो चीजें हम लोग नॉर्मली बात करने वाले हैं। तो देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन चीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन चीज प्रेजेंट होती है, एक
आपकी एक ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक एक ट्यूब प्रेजेंट है। कौन कौन सा एंड है? एक आपका एंड माउथ से शुरू होता है, ठीक है, अब ये ट्यूब आपकी माउथ से शुरू होती है और ये खत्म होती है एनस पे, सही है। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? इसको आप लोग ने बचपन से पढ़ा है ना, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट वी कॉल एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, सही है। क्या पढ़ना है हम लोग को? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है। और इसके अंदर एक और चीज है, जैसे आप देखो, जब भी आपके फूड को डाइजेस्ट करना है तो सिर्फ हमारा जो हमारा माउथ है वही यूज नहीं होता ना, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स भी तो यूज होते हैं इसके अंदर। सो एलिमेंट्री कैनाल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हम लोग को पढ़ने हैं। समझा? समझ में आई दो चीज? तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, मतलब आपकी चीजें स्टार्ट कहां से हो रही हैं, वो सारी चीजें, मतलब आपका जो माउथ है यहां से लेके आपका जो एनस है, ठीक है, एक ट्यूब से लेके, एक ट्यूब का स्टार्टिंग से लेके एक ट्यूब के एंड तक, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएंगी। और नेक्स्ट आपका क्या आएगा? दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड। क्लियर है? ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ पढ़ते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, छोटा सा डायग्राम हम लोग समझेंगे, उससे हम लोग सारी चीजें समझ में आएगी। तो फॉर एग्जांपल ये कोई एक पर्सन है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है तो कोई भी हंसेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका एक कोई पर्सन है, ठीक है, चलो यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब देखो इस पर्सन का यहां पे ये वाला जो पोर्शन है, इट इज अ माउथ। ये कौन सा पोर्शन है? इट इज अ माउथ। एंड यहां से आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या हो रही है? स्टार्ट होती है। फिर माउथ के बाद यहां पे एक बड़ी सी कैविटी है, ठीक है, एक बड़ी सी कैविटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, जिसके अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे टीथ प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे टंग प्रेजेंट है, सही है, उसके अंदर बाद कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। ग्लैंड्स वाला हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज एलिमेंट्री कैनाल को ना। तो ये आपका क्या हो गया? दैट इज माउथ। अब ये माउथ के बाद ये जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज बक्कल कैविटी। लिख दें यहां पे, इट इज अ बक्कल कैविटी, सही है। बक्कल कैविटी में आपके टीथ प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम लोग को पता है, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा नोज होता है, इस नोज के ऊपर भी एक कैविटी प्रेजेंट होती है, सही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। तो हमेशा याद रखना कि आपकी जो नेजल कैविटी है, ठीक है, आपका जो नेजल कैविटी है और जो बक्कल कैविटी है वो पीछे से कनेक्टेड है, ठीक है, वो क्या है? पीछे से जुड़ी हुई है आगे चल के। और इसके बाद यहां से एक कॉमन ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है, यहां ये दोनों जाके जुड़ जाते हैं आगे चल के एक कॉमन ट्यूब में, जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फेरिंग्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द कॉमन पाथवे फॉर बक्कल कैविटी एंड नेजल चेंबर, या फिर नेजल कैविटी। दिस इज द नेजल कैविटी, लिख दे यहां पे नेजल कैविटी, ठीक है। आई होप आप लोग भी मेरे साथ साथ चीजें लिख रहे हो, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अगर नहीं अभी लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में उस चीजों को लिख के प्रैक्टिस किया करो, ताकि आप लोग को हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, सही है। तो अभी इतना समझ में आ गया कि ये आपकी नेजल कैविटी है, ये क्या है? आपकी बक्कल कैविटी। अब ये नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों जाके एक कॉमन पाथवे में जुड़े हुए हैं, जिस कॉमन पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फेरिंग्स। तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू में आ सकता है कि विच इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ नेजल कैविटी एंड बक्कल कैविटी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो यहां से ये जो फेरिंग्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसे आगे वाले पार्ट चला जाएगा और एक ऐसा पीछे पार्ट आ जाएगा, ठीक है, एक पार्ट आगे आ जाएगा और एक पार्ट पीछे आ जाएगा। ये जो आगे वाली ट्यूब है, ठीक है, ये जो आगे वाली ट्यूब है, इसको आप यहाँ पे फील कर सकते हो, टच करो यहाँ पे आपको फील होगा, एक ऐसा कुछ उबड़ खाबड़ सा रीजन होता है ना, ये आपकी क्या है? ट्रैकिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपकी ट्रैकिया, जो आपका रेस्पिरेशन में काम आएगा, मतलब यहां से आपकी एयर अंदर जाएगी, ठीक है, ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट आ गया। हम लोगों को क्या पढ़ना है? दैट इज और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा अब यहां से इस रास्ते से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये आपके ट्रैकिया है, लेकिन अब हम लोग को ट्रैकिया के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ना है? दैट इज ये पीछे वाली ट्यूब से, ठीक है, ये पीछे वाली ट्यूब का हम लोग को फंक्शन जानना है। तो ये जो पीछे वाली ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं दैट इज ईसोफेगस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ईसोफेगस। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। अब आप लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो एक ड्रम की तरह खाली है अंदर से, सही है, हमारी जो बॉडी है वो क्या है? पूरी तरह से खाली है, और इसके अंदर क्या रखे हुए हैं? ऑर्गन्स रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे जो ऑर्गन है वो हमारी बॉडी के अंदर से तैर रहे हैं अंदर अंदर, सही है। तो हमारी बॉडी
का जो ये जो खाली वाला रीजन है, ठीक है, जो खाली स्पेस है, इसको हम लोग सीलोम कहते हैं या फिर सीलोमिक कैविटी कहते हैं। सही है। अब हमारा जो सीलोम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा जो सीलोम है हमारे बॉडी का, जैसे मैं यहां पे बनाना चाहूं तो फॉर एग्जांपल ये नेक है, ठीक है, इमेजिन करो ये नेक है, ये मेरे हैंड्स हो गए। तो यहां पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपके पैर हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम, या फिर इसको आप लोग सीलोमिक कैविटी भी बोल सकते हो। इस सीलोमिक कैविटी को हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और कैसे दो पार्ट में डिवाइड किया, बिकॉज ऑफ दिस मसल। यहां पे एक बीच में मसल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम एक मसल है जिसकी वजह से ये जो सीलोम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला जो सीलोम है, ठीक है, ऊपर वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं थोरैसिक कैविटी। कौन सा कैविटी है ये, थोरैसिक कैविटी। सही है। ठीक है, इसको हम लोग थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही चीज है, यहां तक आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ रही है। तो ये वाला क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, और ये वाला क्या है, थोरैसिक कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी के ये जो नीचे वाला रीजन है, ठीक है, इसको हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं। यहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे होते हैं। अगर कोई मेल है तो यहाँ पे इसका टेस्टिस लगा होगा, अगर फीमेल है तो उसके ओवरीज लगे होंगे, बाकी सारी चीजें लगे होते हैं। सही है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पे आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पेल्विक रीजन। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट इज अ पेल्विक रीजन। क्लियर है, समझ में आई बात। तो अब देखो आपका जो ईसोफेगस है, ठीक है, ये बहुत ही लंबी पाइप है। ठीक है, ये बहुत ही लंबी क्या है, पाइप है। और ये क्या करती है बच्चों, ये आपके पूरे थोरैसिक कैविटी को, ठीक है, थोरैसिक कैविटी को से चीरते हुए निकलती है। ठीक है, चीरते हुए निकलती है। जैसे देखो मैं बना के दिखाता हूं, यहाँ पे दिस इज ये क्या है आपकी बॉडी, ये बॉडी आपकी। ठीक है, और यहां पे फॉर एन एग्जांपल आपका डायफ्राम है। सही है। तो डायफ्राम यहां पे है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज थोरैसिक कैविटी, ये आपका थोरैसिक कैविटी, और ये क्या है आपका, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। तो अब देखो ध्यान सुनो, ये जो आपका ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस इसको ऐसे चीरते हुए निकलता है। यहां पे समझ में आ रही बात, पूरा पास कर देता है इस थोरैसिक कैविटी को। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, कुछ म्यूकस वाले ग्लैंड होते हैं पर वो अलग रखो। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली जनरली कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। और जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये क्रॉस करता है आपके डायफ्राम को, तब यहां पे आपका एक ऑर्गन लग जाता है। ठीक है, इसको हम लोग, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाती है आगे चल के ये ट्यूब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप जानते ही होंगे इस ऑर्गन को, दैट इज अवर स्टमक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग यहां तक चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, ये आपका माउथ, ठीक है, ये आपका माउथ वाला रीजन। फिर माउथ के अंदर क्या है, बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ के अंदर क्या है, बक्कल कैविटी। और आपकी जो बक्कल कैविटी है और जो नेजल कैविटी है, वो दोनों क्या है, होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है अंदर से। सही है, इसलिए कभी कभी आप, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा जोर जोर से कुछ पानी वानी पीते हो, ठीक है, और आप हंसने लगो तो वो चीजें नाक से बाहर आ जाती है कभी कभी पानी। क्यों, क्योंकि ये पीछे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये पीछे से क्या कनेक्टेड, उसका फिज नाक से बाहर आ जाता है। सही है, समझ में आ रही बात। ओके, ठीक है, ये आगे चल के एक कॉमन से पाइप में जुड़ जाता है। इस कॉमन से पाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स। ठीक है, फिर ये फेरिंग्स आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, जो आप फील कर पा रहे हो, दैट इज अवर ट्रैकिया, जो हमारे काम का अभी नहीं है। ठीक है, अभी हमारे काम का नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। आपका जो ट्रैकिया है वो आगे चल के अपना गैस को कैरी करता है। ठीक है, ब्रीदिंग को कैरी करता है, और वो आगे चल के लंग्स में, आगे चल के यहां से लंग्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके पीछे वाली जो पाइप है, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ईसोफेगस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस बहुत ही लंबी सी पाइप है, और ये कहां खत्म होती है, जाके इस एब्डोमिनल कैविटी में खत्म होती है। ठीक है, इस एब्डोमिनल कैविटी में खत्म होती है, और यहां पे ये आगे चल के स्वॉलो हो जाती है एक छोटे से ऑर्गन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टमक। यहां तक आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से जगह तो खत्म हो गई, मैं यहां पे बनाता हूं। चलो वही चीज मैं यहां पे बनाता हूं, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो आप लोग को। ले लिया, चलो ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब देखो, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान सुनेंगे। ये आपकी डायफ्राम, ठीक है, ये आपका डायफ्राम, और इस डायफ्राम के ऊपर से क्या आया हुआ है, ईसोफेगस आया, और ये ईसोफेगस यहां से क्या हो गया, एक बड़ा सा ब्रॉड सा ऑर्गन बन गया। इस ऑर्गन को हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट इज स्टमक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टमक। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्टमक। अब इस स्टमक के आगे, ठीक है, अब इस स्टमक के आगे
क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। इस स्टमक के आगे क्या शुरू हो जाता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो सबसे पहला छोटा सा रीजन है, ठीक है, ये जो सबसे पहला सा छोटा सा रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्यूडिनम। ये मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे ना, जब हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे चीजों को, तो मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो कि इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडिनम। उसके बाद होता है जेजुनम और इलम, ठीक है, आइलम इलम जैसा भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ड्यूडिनम। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मेनली ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये आपका देखो यहां तक है आपका स्टमक, यहां तक आपका स्टमक है, ये वाला पोर्शन। स्टमक में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ में आ गया, ये आपका क्या होगा, ड्यूडिनम। अब ये ड्यूडिनम आगे चल के ऐसे पतली सी पाइप है, ऑरेंज कलर से बनाना चाहिए, ये पतली सी पाइप है, आगे चल के क्या हो जाएगी, जैसे बहुत सारे फोल्डिंग दिखाएगी, इससे बड़े सारे फोल्डिंग, ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग आ जाते हैं इसके अंदर। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं हो पाएगा कि मैं सारे फोल्डिंग्स आप लोगों को बना पाऊं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर क्या हो जाती है, बहुत सारे फोल्डिंग आ जाती है। जो पहले वाले फोल्डिंग्स है, ठीक है, जो ऊपर वाले फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज जेजुनम, ठीक है। अजीब सा नाम है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। और जो इसके नीचे वाली फाइलिंग्स है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियम, ठीक है, इलियम। देखो जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले साइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज जेजुनम। अब इसको आप लोग कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, बस आपको स्पेलिंग याद रखना। देखो मेन हम लोग को एग्जाम लिखना है, ठीक है, हम लोग को कुछ ओरल नहीं देना है अभी तक। तो अभी आप लोग ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे फोकस मत करो, अभी आप लोग स्पेलिंग पे याद रखो, ठीक है। तो आपको ये स्पेलिंग याद हो जाएगी, जेजुनम। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। सही है, इलियम, ऐसा अच्छे से लिखो। समझा, इलम इलियम जैसा भी आप लोग प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां से शुरू होता है, देखो ये आपका इतना स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 3 पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, कौन कौन से, ड्यूडिनम, जीजियम और इलियम। इसके बाद आपका शुरू होता है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। क्या शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन कहां से शुरू होता है, वो चीज थोड़ा समझ लो, ठीक है, वो चीज थोड़ा समझ लो। लार्ज इंटेस्टाइन यहां से, इसको थोड़ा अलग कर लो सा, चलो, यहां से एक ऐसा ब्रॉड सा रीजन आता है, ठीक है, यहां से क्या आता है, ऐसा ब्रॉड सा रीजन बनता है, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं दैट इज कैशियम, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कैसम बोल सकते हो, कैशियम बोल सकते हो, जैसा आपको प्रोनाउंस करने। देखो मैं कैशियम प्रोनाउंस करता हूं जिससे मुझे स्पेलिंग याद हो जाती है, CAE CM CUM। सिर्फ समझ में आ रही बात। तो ऐसे आप लोग इसको क्या कर सकते हो, दैट इज स्पेलिंग को याद रख सकते हो, समझ में आ रही। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे मैं क्या कहता हूं, कैशियम। और इस कैशियम पे एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है यहां पे, ऐसे ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपका कैल्शियम वाला पोजीशन और ये आपका क्या हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद अब देखो आपका ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसे कैसे चलेगा। देखो सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, ठीक है, सबसे पहले कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर यहां से ये ऊपर खत्म हो गया, फिर यहां से ऐसे ट्रैवल करेगा, ये ऐसे, सही है। उसके बाद यहां से खत्म हो गया, फिर उसके बाद यहां से नीचे ट्रैवल करेगा, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा नाम मैं साइड करना चाहता हूं, कुछ चीजें मुझे बतानी है, मिटाना नहीं चाहता हूं। ये समझ में आ रहा है ना, आप लोगों ने नाम नोट डाउन कर लिया होगा, सही है। तो अब देखो ये यहां से ऐसे नीचे नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से एक ऐसा सा ऑर्गन फॉर्म होगा और यहां से लास्ट में आपका एनस बन जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या बोलते हैं इसको। देखो ये आपका पूरा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये पूरा क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है टोटल, 4 पार्ट है, सॉरी 4 पार्ट है। एक आपका क्या है, दैट इज कैल्शियम, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फिलीफॉर्म अपेंडिक्स लगा हुआ है। अब देखो यहां से इसका नाम कैसे याद रखना, देखो ये जितने भी बड़े बड़े पार्ट्स है ना, इन बड़े बड़े पार्ट्स को हम लोग कोलोन कहते हैं। व्हाट वी कॉल दिस पार्ट्स कॉल्ड नोन एज कोलोन, ठीक है। दिस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन। समझ में आ रही बात, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, ये कोलोन्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अब देखो आपका जो वेस्ट मटेरियल है, जो फीकल मटेरियल है, वो कैसे ट्रैवल करेगा। सबसे पहले वो ऐसे जाएगा, सही है, सबसे पहले वो ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा और उसके बाद वो ऐसे जाएगा, सही है। तो ये वाली जो ऑर्डर है, ठीक है, ये जो वाली ऑर्डर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ,
सबसे पहले ये आता है असेंडिंग, मतलब ये ऊपर चढ़ रहा है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या, ऊपर चढ़ना, बड़े नंबर की तरफ जाना। डिसेंडिंग मतलब क्या, नीचे आना। सही है, तो देखो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले कोलोन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज असेंडिंग कोलोन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज असेंडिंग कोलोन। क्लियर है। उसके बाद ये जो ये वाला पोजीशन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन। क्लियर है। और उसके बाद आपका जो नीचे वाला पोजीशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे जा रहे हैं, मतलब क्या है ये, डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग कोलोन। थोड़ा सा खचपच मच गया, लेकिन आई होप अब मैंने जैसे जैसे आप लोग को पढ़ाया है उस टाइम पे अगर आपने चीजों को नोट डाउन किया होगा तो आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये आपका जो बड़े बड़े पार्ट्स है इसको मैं कोलोन कहता हूं। सही है। फिर ऊपर जा रहा है, इस कोलोन को हम लोग क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये आपका कैल्शियम है। सही है, ये आपका असेंडिंग कोलोन है। ये आपका क्या है, दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये आपका क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर है, ये आपका क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। अब इस डिसेंडिंग कोलोन के यहाँ पे एक ऑर्गन होगा जो क्या करेगा, जो आपका फीकल मटेरियल है उसको थोड़े टाइम तक स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाली जो पाइप है ना, ये क्या करता है, थोड़े टाइम तक इसको स्टोर करके रखता है। इस पोजीशन को, ये वाला जो पाइप है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम। क्लियर है। ये वाला जो ऊपर वाला पोजीशन है, ये वाला, ये क्या करता है, थोड़े टाइम तक चीजों को स्टोर करके रखता है, जो वेस्ट मटेरियल है। और यहां से लास्ट में ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, वो पूरा क्या हो गया रहेगा, समझ गया रहेगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। कौन, देखो एक बार रिपीट कर लेते, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अभी उसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज हम लोग माउथ के बारे में, इन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको रिपीट कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा सब। देखो ये क्या हुआ, यहां से मैंने क्या बोला कि यहां पे जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो कहां से शुरू होती है, बच्चों, वो शुरू होती है आपके माउथ से। ठीक है, तो माउथ से शुरू हुआ, उसके बाद वो कहां जाएगा, बड़ा वाला कैविटी दैट इज बक्कल कैविटी। उसके बाद ये बक्कल कैविटी और ये जो आपका नेजल कैविटी, ये दोनों मिक्स हुआ रहता है। सही है। और यहां पे एक ऐसा ऑर्गन लटक रहा रहता है, देखा आप लोगों ने कभी कभी ऐड में देखा रहेगा, वो विक्स की ऐड आती है, उसमें देखो एक मॉन्स्टर, एक दानव लटक रहा रहता है एक छोटे से ऑर्गन पे। सही है, ये ऑर्गन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन यही है कि बच्चों ये जो आप फूड खा रहे हो ना, ये इसमें ना चला जाए, इसके यहाँ पे ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसको, इस ऑर्गन को हम लोग व्यूला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यूला। सही है, इतना समझ में आ गया, व्यूला समझ में आ गया। चलो ये एक एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आप लोग को। उसके बाद ये दोनों की दोनों ओपनिंग कहां पे मिलती है बच्चों, जाके एक कॉमन ओपनिंग, एक कॉमन ट्यूब में मिलती है। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, फिर आपका फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका ट्रैकिया और एक आपका फूड। ठीक है, एक आपका ट्रैकिया और एक आपका फूड। अब आप लोग सोचोगे कि सर कैसे फूड डिसाइड करेगा कि या उस फूड को कैसे पता चलेगा कि भैया उसको इस पाइप में जाना है, अगर वो गलती से इस पाइप में चला गया तो, अगर आपका फूड लंग्स में पहुंच गया तो, तब तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। सही बात है, तो यही चीज ना हो। ठीक है, आपका फूड लंग्स में ना चला जाए, इसके लिए यहां पे एक ऐसी कवरिंग बनाई रहती है। ठीक है, एक ऐसी बोल सकते हैं, कवरिंग बोल सकते हो, या फिर एक ऐसी बोल सकते हो कि एक स्टॉपेज के लिए एक जगह बनाई रहती है, एक छोटा सा मसल लगा हुआ रहता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। कहां लिखे, बहुत सारी चीजें हो गई ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन है दैट इज ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये आपका ऑर्गन ग्लॉटिस हो गया जगह, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा रहता है जो जब भी आपका फूड आता है तो वो ढक्कन से बंद हो जाता है। ठीक है, और जब भी एयर आएगा तो आपका ढक्कन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इस ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ रहता है, इसीलिए हम इस ढक्कन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एपीग्लॉटिस। समझ में आ गया, एक ऑर्गन है ग्लॉटिस। ठीक है, इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपीग्लॉटिस। अब जैसे ही आपका फूड एंटर हुआ, यहां से फूड एंटर हुआ, तो ये ग्लॉटिस क्या हो जाएगा, इसे बंद हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से आपका जो फूड मटेरियल है वो इस पाइप में कभी भी एंटर नहीं करेगा, वो हमेशा किसके अंदर चला जाएगा, ईसोफेगस में चला जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका ईसोफेगस। अब आपका ईसोफेगस कहां पे ब्रॉड हो रहा है, ये जाके अपना कौन सा सीलो में, ये दैट इज एब्डोमिनल सीलो में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पे जाके क्या हो रहा है, ये ब्रॉड हो जा रहा है, जिस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक। फिर उसके बाद यहां देखो, यहां मैंने वापस वही स्टमक बनाया, फिर ये स्टमक आगे चले खत्म हो जाता है, और यहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा खिचड़ी बना दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या है, दैट इज ड्यूडिनम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो छोटे छोटे रीजन है ऊपर वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जेजुनम। और लास्ट में ये जो ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लियम। ठीक है, फिर आपका ये किसमें आ जाता है, दैट इज
लार्ज इंटेस्टाइन में जो बड़ा वाला ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजें रिसीव कर रहा है, ठीक है, चीजों को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज सीशियम, कैल्शियम जैसा आप बोल सकते हो, और उसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये एक हम लोग बोल सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हम लोग अभी यूज नहीं करते, तो बहुत ही पतला होते जा रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है ये, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद क्या है, यहां पे बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े क्या प्रेजेंट है, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बड़े बड़े स्टॉक्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कोलन, जो ऐसे जा रहा है कोलन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलन, ऊपर जा रहा है इसको ट्रांसवर्स कोलन, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद आपका ये वाला जो पोर्शन है जहां पे जो आपका फीकल मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेक्टम, ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम, और ये यहां से बाहर निकल जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू एनस, ठीक है, एनस। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके चलो, तो ये बंद हो चुका है, बोर्ड आपका गिर गया। चलो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को आज स्टॉप करते हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इसके जो डिटेल में हम लोग बात करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। देखो हम लोग क्या करने वाले इसके बाद कि आपका जो माउथ वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, टीथ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है, वो सारी चीजों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अगले वाले लेक्चर से, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो कीप स्टडिंग।